हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। बाल साधना फैमिली की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 9 एंजाइम का अध्ययन करेंगे। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री ऑफ एंजाइम, यानी ये बोल सकते हैं हम एंजाइम का परिचय, या हिस्ट्री ऑफ एंजाइम को हिंदी में कहेंगे एंजाइम का इतिहास। साथ में एंजाइम की संरचना का भी अध्ययन करेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक है एंजाइम। हिंदी में इसको बोलते हैं किण्वक, ये ध्यान रख लेना। ज़्यादा स्पेसिफिक टर्म यही काम में लेते हैं हम। पहले देखो, इस शब्द में अगर हम देखें, दो शब्द हैं। फर्स्ट है इसमें इन, नेक्स्ट है जाइम का अर्थ होता है ईस्ट, ये ध्यान कर लेना। ई एन का अर्थ है आई एन, जाइम का अर्थ है ईस्ट, ये बोल सकते हो। प्रथम एंजाइम ईस्ट में खोजा गया। वंस अगेन, प्रथम एंजाइम ईस्ट में खोजा गया, इसी बेस पर यह नाम रखा गया, ये ध्यान रखना है। देखो, फर्स्ट है, आगे हम विस्तृत पढ़ेंगे कि एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम नाम दिया कि किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले एंजाइम का नाम दिया था, वो वैज्ञानिक थे विली कुहने। कुहने ध्यान कर लेना आप, विली कुहने या कुहने वैज्ञानिक ने सबसे पहले एंजाइम टर्म दिया था। एंजाइम शब्द या एंजाइम नाम विली कुहने ने दिया। दूसरा है, प्रथम एंजाइम की खोज, कि सबसे पहले जो एंजाइम खोजा गया था वो किस वैज्ञानिक ने खोजा था, उस वैज्ञानिक का नाम है एडवर्ड बुकनर। अब देखो, परिचय में अपन ने लिया है, सबसे पहला एंजाइम किस में खोजा गया था, ईस्ट में, तो ईस्ट में इन्होंने खोजा था। दूसरा है, नाम क्या रखा था, या उसका नाम क्या था, जाइमेज। नेक्स्ट आ जाएगा, इन्होंने ईस्ट, ध्यान कर लेना है, एकोशिकीय कवक है, लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में, एकोशिकीय कवक है। कवक कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। यही एकमात्र कवक ऐसा है, फंगाई ऐसा है जो कि यूनिसेलुलर है, ये बोल सकते हो इंग्लिश में यूनिसेलुलर फंगाई, एकोशिकीय कवक है। इन्होंने ईस्ट में कौन से एंजाइम की खोज की थी, जाइमेज। तो यहां 2-3 क्वेश्चन बनते हैं छोटे। वंस अगेन, इन्होंने ईस्ट में जाइमेज एंजाइम की खोज की। देखो क्या है, ये पूछा जाए कि सबसे पहले एंजाइम की खोज किसने की थी, बुकनर वैज्ञानिक ने, एडवर्ड बुकनर ने। ये पूछा जाए किस जीव में, ईस्ट में। ईस्ट क्या है, कवकों में अपवाद है, ये फंगाई में एकोशिकीय कवक है, क्योंकि सभी कवक कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय। जो एंजाइम खोजा उसका नाम क्या है, जाइमेज। ये पूछा जा सकता है कि प्रथम एंजाइम जो खोजा गया उसका नाम क्या है, जाइमेज। देखो नेक्स्ट है, एंजाइम को जैव उत्प्रेरक कहा, किस वैज्ञानिक ने कहा,
ये भी ध्यान कर लेना। ये सबसे कहा था, पहले कहा था बर्जीलियस ने। पहला आ जाएगा बर्जीलियस। अब देखो केमिस्ट्री में आप जो भी रिएक्शंस पढ़ते हो, अभिक्रियाएं, उन सभी रिएक्शन में कैटेलिस्ट की आवश्यकता होती है, उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। यहाँ बायोलॉजी में भी जो भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती हैं देह के अंदर, अनकाउंटेबल संपन्न होती हैं, उन्हें रासायनिक अभिक्रिया न कहकर जैव रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। वो बायोकेमिकल रिएक्शन एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होती हैं, या उसे बायोकैटेलिस्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बायोकैटेलिस्ट। वंस अगेन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बायोकैटेलिस्ट। रिएक्शंस में क्या होते हैं? कैटेलिस्ट अंदर संपन्न होंगी रिएक्शन को बायोकेमिकल रिएक्शन, वहां जो एंजाइम होंगे उनको जैव उत्प्रेरक बर्जीलियस ने कहा था। देखो नेक्स्ट है एंजाइम का क्रिस्टलीकरण। सर्वप्रथम एंजाइम को विशुद्ध क्रिस्टल के रूप में किसने प्राप्त किया? देखो इसमें वैज्ञानिक हैं जेबी सुमनर। जेबी सुमनर दूसरा इसी का पार्ट है। इन्होंने यूरिएज एंजाइम के विशुद्ध क्रिस्टल सर्वप्रथम प्राप्त किए। देखो वंस अगेन, सर्वप्रथम एंजाइम को क्रिस्टल के रूप में, जैसे शुगर के छोटे छोटे हम क्रिस्टल मानते हैं, उस रूप में किसने प्राप्त किया? जेबी सुमनर ने। किस एंजाइम को प्राप्त किया था? यूरिएज को। ध्यान कर लेना, मानव के यूरिन में भी पाया जाता है ये। आगे हम प्लांट हार्मोन में शब्द आएगा दोबारा। देखो नेक्स्ट है एक वैज्ञानिक और अगर आप लेना चाहो तो एक और तो इनके साथ में नॉर्थरोप, इन दोनों ने क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया था। देखो नेक्स्ट है रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन किसने बताया? रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन एंजाइमों को किसने बताया? देखो इसमें ध्यान करना, क्रिस्टल के रूप में जेबी सुमनर ही हैं केवल। प्रोटीन यानी एंजाइम किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं, वो नॉर्थरोप ने बताया था। साथ में ये बोल सकते हैं एंजाइम रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन, एकल इकाई को क्या बोलेंगे? एमिनो एसिड, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन से बने यौगिकों को क्या बोलते हैं? प्रोटीन। तो वंस अगेन एंजाइम रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन से बने होते हैं। ये सर्वप्रथम किसने कहा? ये कहा था, एक तो थे सुमनर, दूसरे थे नॉर्थरोप। यहां ध्यान कर लेना, अच्छा बिंदु है ये पूछे जाएं कि एंजाइम किससे बने होते हैं? प्रोटीन के। ध्यान कर लेना, सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। दो हैं केवल एक्सेप्शन, अब तक दो ही ऐसे एंजाइम खोजे गए हैं जो प्रोटीन के बने नहीं होते हैं। उनमें एक हम आपके इस चैप्टर में पढ़ेंगे, राइबोजाइम एंजाइम। वो अल्टमान वैज्ञानिक ने खोजा था, और दूसरा है आरएनए नेचर का होता है वो।
ये है। अब देखो नेक्स्ट है, इसमें अगर हम लें एंजाइम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार। इससे पहले देखो एंजाइम के रासायनिक घटक, अभी रासायनिक घटक क्या लिया था, प्रोटीन का अपवाद। पहला तो देखो नाम लिख रहा हूं मैं, राइबोजाइम एंजाइम का नाम है, राइबोजाइम एंजाइम। यानी यह एंजाइम क्या है, रासायनिक दृष्टि से अपवाद है, क्योंकि रासायनिक दृष्टि से सारे एंजाइम किससे बने हैं, लगभग प्रोटीन से। दूसरा है इसकी खोज, वो भी ध्यान में रखनी, दो वैज्ञानिक थे, शेख व अल्टमान ने इसकी खोज की थी सबसे पहले। दूसरा है राइबोजाइम की प्रकृति, राइबोजाइम की प्रकृति या इसका रासायनिक संगठन। ये आरएनए से निर्मित है, ये ध्यान रख लेना, आरएनए से निर्मित है। आरएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड का प्रकार है, ये भी ध्यान कर लेना। अगला देखो राइबोजाइम का कार्य, राइबोजाइम का कार्य भी ध्यान कर लेना। मुख्य कार्य आरएनए स्प्लाइसिंग या आरएनए संबंधन। अब देखो क्या है, अगर इसका हम अर्थ लें, क्योंकि 11th क्लास में शॉर्ट में आया है आपके, अगर आपको ध्यान में हो तो, डीएनए, डीएनए से क्या बन रहा है, एमआरएनए, एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। डीएनए इससे पहले क्या कर लेता है, रेप्लिकेशन कर लेता है, क्योंकि यदि डीएनए से आरएनए बन जाएगा तो डीएनए क्या हो जाएगा, नष्ट, इसे बोलेंगे रेप्लिकेशन। इस प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन, इसको बोलते हैं अनुवादन, इंग्लिश में बोलेंगे ट्रांसलेशन। थ्योरी किसने दी है, ये क्रिक ने, क्रिक थ्योरी। कहाँ संपन्न होती है, सेंट्रल यानी न्यूक्लियस पार्ट में, इसलिए सेंट्रल डोग्मा भी बोल देते हैं इसे। ये वाला पार्ट है ये न्यूक्लियस में संपन्न होता है। ये वाला प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, ये साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। अब देखो एक है, हिंदी में लिख देता हूं मैं, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में एमआरएनए पर सूचनाएं क्रमबद्ध होती हैं, अतः कोई दिक्कत नहीं है। परंतु मानव में ये स्थिति लेंगे हम, या यूकैरियोटिक जीव में, यूकैरियोटिक में एमआरएनए पर सूचनाएं, कौन सी, आनुवांशिक, आनुवांशिक सूचनाएं क्रमबद्ध नहीं होती हैं, अर्थात एक्सॉन अव्यक्तिक बोलते हैं, वह इंट्रॉन, एक को बोलेंगे व्यक्तिक, एक को बोलेंगे अव्यक्तिक। एक्सॉन व इंट्रॉन खंडों के रूप में होती हैं, के रूप में होती हैं। अभी ध्यान कर लेना, इनमें एक खंड के पास आनुवांशिक सूचना होती है, एक के पास नहीं होती है। वंस अगेन देखो, दो प्रकार के सेगमेंट होते हैं, एक्सॉन, इसको बोल देंगे व्यक्तिक हिंदी में, इसको बोलेंगे अव्यक्तिक। इनमें ये तो खंड ऐसे हैं जिनके पास आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं।
इसके पास आनुवांशिक सूचनाएं नहीं होती, यानी ये उपयोगी नहीं है, काम के नहीं है, ये बोल सकते हैं। तो इनमें इनको तो रखा जाता है, इनको हटा दिया जाता है, रिमूव किया जाता है। जिस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है उसे बोलेंगे स्प्लाइसिंग संबंधन। देखो ऐसा बनता है, mRNA बना रहा हूं मैं केवल, ऐसा mRNA बनता है, ये दिशा होती है mRNA की हमेशा। अब ध्यान कर लेना, इसको अगर हम एक्सॉन मानेंगे व्यक्तिक, तो ये एंट्रॉन, एक्सॉन एंट्रॉन, एक्सॉन एंट्रॉन, एक्सॉन एंट्रॉन, एक्सॉन एंट्रॉन, एक्सॉन एंट्रॉन, ये सीक्वेंस रहता है। देखो वंस अगेन, एक्सॉन एंट्रॉन, एक्सॉन एंट्रॉन, एक्सॉन एंट्रॉन, एक्सॉन एंट्रॉन, ये सीक्वेंस रहता है। यदि आप इसको एंट्रॉन मानोगे तो ये एक्सॉन आ जाएगा, फिर एंट्रॉन, एक्सॉन, ये कैसा भी आप मान सकते हो। इसमें इसके पास तो सूचनाएं हैं आनुवांशिक, इसके पास आनुवांशिक सूचनाएं नहीं है, यानी ये अनुपयोगी है। तो ऐसी स्थिति में जो mRNA बन रहा है, ये mRNA स्थायी नहीं है, क्योंकि सूचना क्रमबद्ध नहीं है। यहाँ सूचना है, यहाँ नहीं है, 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 यही स्थिति आगे, यानी सूचना क्रमबद्ध नहीं है। तो एक तो इसको स्थायी करते हैं पहले, 5 मिथाइल गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट जोड़ते हैं, ऐसे लिखते हैं इसको, 5 मिथाइल गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट। किस लिए? क्योंकि सूचना क्रमबद्ध नहीं है, इसलिए स्थायी करने के लिए। यहाँ क्या जोड़ते हैं? काफ़ी अधिक संख्या में, यहाँ दर्शा देंगे एडिनिन, काफ़ी अधिक संख्या के लिए क्या बोलते हो आप? पोली बोलते हो। क्या जोड़ रहे हैं? एडिनिन। पहला अक्षर क्या आ रहा है? ए। ये हेड पार्ट है, आगे का पार्ट है, तो पीछे वाला पार्ट कौन सा होता है? टेल, इसको पोली ए टेल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ स्प्लाइसिंग प्रक्रिया होगी। कौन सी प्रक्रिया होगी? स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग होगी तो एंजाइम कौन सा आएगा? राइबोजाइम। राइबोजाइम क्या करेगा? इन अनुपयोगी खंडों को हटा देगा। तो यहाँ आ जाएगा रिमूविंग ऑफ एंट्रॉन सेगमेंट, इसको रिमूव कर देना। तो ऐसी स्थिति में इसको mRNA नहीं कहते हैं, दिशा यही, इसको बोलते हैं HNRNA। ये भी 11th में आया आपके, हेट्रोजाइगस न्यूक्लियर RNA, हेट्रोजाइगस विषम। हेट्रोजाइगस विषम क्यों है? क्योंकि यहाँ सूचना है, यहाँ नहीं है, विषम है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, विषम खंड हैं, इसलिए विषम कहा है। न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियस में बनता है ये। देखो क्या बनेगा फिर, ये खंड है, ये हट जाते हैं, हट जाते हैं, तो सूचना, पहला एक्सॉन, दूसरा एक्सॉन, तीसरा, ये पास पास आ जाते हैं, पास आ जाते हैं। तो mRNA पहले वाले की तुलना में क्या हो जाएगा? छोटा बनेगा। क्यों बनेगा छोटा? क्योंकि अनुपयोगी खंड हैं जिनके पास सूचना नहीं है, वो रिमूव कर दिए गए। रिमूव कर दिए तो ये गैप है, ये हट गया, ये पास हो गई दोनों सूचनाएं, ये दोनों सूचनाएं पास होगी, तो mRNA क्या बनेगा? छोटा। तो यहाँ भी आप बोल सकते हो, जैसे एडेनिन जोड़ना चाहो तो काफ़ी अधिक संख्या में, 200 से 300 की संख्या में, यहाँ 5 मिथाइल गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या बोलते हैं? देखो 5 मिथाइल गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट 3। अब एक लाइन और, अगर यहाँ 12th में नहीं दे रखी है कहीं, ये पूछा, कंपटीशन लाइन में पूछा भी जाता है नीट वगैरह में, mRNA का मैसेंजर RNA बोलते हैं, दूत RNA बोलते हैं, संदेशवाहक बोलते हैं, पूर्वगामी क्या है? क्या का अर्थ है? ये बोल सकते हो कौन है, ये सब ज़्यादा सही रहेगा। तो mRNA का, ये mRNA, इससे पूर्वगामी क्या है? HNRNA। फुल फॉर्म क्या होगा? हेट्रोजाइगस न्यूक्लियर RNA। विषम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि खंड क्या है? ये विषम है। तो ये है दूसरा वाला कंटेंट इसका, जो आपके 12th की बुक में नहीं है। यहाँ हमने इसको समझा है, किसको? स्प्लाइसिंग को। देखो तीसरा अगर हम कंटेंट लें कि एंजाइम की जो प्रोटीन पकड़ती है, उस कार्य के लिए नोबेल किसको मिला था? नेक्स्ट आ जाएगा प्रोटीन प्रकृति संबंधी कार्य के लिए
किन वैज्ञानिकों को एंजाइम्स, वंस अगेन, प्रोटीन प्रकृति संबंधी कार्य के लिए किन वैज्ञानिकों को एंजाइम, या ये बोल सकते हैं, या एंजाइम की रासायनिक घटक प्रोटीन के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार करता है, सबसे अधिक राशि दी जाती है इसमें। नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब देने वाले जिनको ये मिला है, सुमनर, 2 कार्य आ गए इनका। सबसे पहले यूरिएज एंजाइम का क्रिस्टलीकरण इसने किया था। दूसरा कार्य क्या, प्रोटीन प्रकृति भी बताई है। एक है स्टेनले, तीसरे कौन से हैं, नॉर्थरोप। इन 3 वैज्ञानिकों। अब देखो डेफिनेशन आ जाएगी, परिभाषा किसकी, एंजाइम की। एंजाइम किसे कहते हैं, देखो यहां से कुछ अर्थ निकल के आया अभी इतिहास से। प्रकृति क्या ही है, प्रोटीन प्रकृति। अपवाद क्या है, राइबोजाइम। किससे बना है, आरएनए से। किसने खोजा है, सेक्वाल्टमान ने। तो प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं ये भी, कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, उन्हें एंजाइम कहते हैं। अब देखो ध्यान ये रखना है, लगभग सभी एंजाइम की प्रकृति क्या है, प्रोटीन। एक अपवाद इस चैप्टर में क्या है, राइबोजाइम। किसने खोजा था, सेक्वाल्टमान ने। रासायनिक संगठन क्या है उसका, आरएनए से निर्मित है। कार्य क्या है, आरएनए संबंधन विस्तार पूर्वक पढ़ा हमने। दूसरा, एंजाइम क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं, यानी संरचना में सभी में कार्बन है, क्योंकि प्रोटीन है तो एमिनो एसिड है तो कार्बन आएगा। जैव उत्प्रेरक हैं, बर्जीलियस ने सबसे पहले बायोकैटेलिस्ट कहा था, क्योंकि उत्प्रेरक किसमें कहते हैं हम, रासायनिक विज्ञान में आपके जो रिएक्शंस हैं उनमें सभी रिएक्शंस कैटेलिस्ट की उपस्थिति में संपन्न होती हैं। वैसे ही अगर रिएक्शन मानव की देह के अंदर संपन्न हैं या संपन्न होती हैं, उन्हें बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। तो यहाँ उत्प्रेरक से पहले जैव जोड़ देना, यानी कैटेलिस्ट से पहले बायोकैटेलिस्ट, जैव उत्प्रेरक, ये नाम बर्जीलियस ने दिया। सो थैंक्स।